हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रीपोजिशन जो कि चल रहा है। और आज प्रीपोजिशन के अंदर कुछ प्रीपोजिशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है और बताना चाहिए। तो देखिए, एक डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे कि भाई ऑन, ओवर, अबाउ, अंडर, बिलो और ये कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो इन शब्दों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो शब्द है, एक यहाँ पर अबोव शब्द है, ये भी प्रीपोजिशनल वर्ड है, इसका अपोजिट है बिलो है। और एक तरफ हम देख रहे हैं ओवर है और यहाँ पर अंडर है। यहाँ पर बेंथ दिया हुआ है, यहाँ पर ऑन दिया हुआ है। अप डाउन से हमने इनको दिखाया है। तो अब एक चीज देखने को मिलती है कि कॉमन स्टूडेंट में क्या रहता है, एजिटेशन रहती है कि भाई अबो लगाऊं कि ओवर लगाऊं, ऑन लगाऊं, क्या आएगा पता नहीं यहाँ पर। और इसी प्रकार से बेंथ और अंडर और बिलो के अंदर भी दिक्कत रहती है। तो इस संशय को दूर करने के लिए डायग्राम मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके अंदर आप देखिए, जैसे ऑन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑन का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल सतह के ऊपर टिकना। जैसे मैं एक छोटा सा कोई बना लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कुछ बनाया, जैसे ये कोई स्टूल है, कुछ और है, इस प्रकार की चीज है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल टच करनी चाहिए। जैसे मैंने बॉल रख दी थी, ये बॉल यहाँ पर टच हो रही है, यही मतलब होता है ऑन का। तो यहाँ पर मैंने ऑन को दिखाया टच करते हुए इस रेखा के साथ में। तो ऑन का मतलब ही क्या होता है, टच करना किसी चीज के साथ में, ठीक है ना। जैसे बैग इज ऑन द टेबल, की बैग कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो टच कर रहा है वो उसको। दूसरी हम बात करते हैं आगे ओवर की। ओवर क्या है, ओवर का एक अर्थ तो ये होता है सटिक ऊपर होना चाहिए, कोई चीज है वो स्टिक ओवर हेड होना चाहिए, एकदम सर के बिल्कुल सटिक ऊपर। दूसरा ये कि वो उस चीज को कवर करनी चाहिए, ढकनी चाहिए। इन दो चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ओवर आएगा कि अबो आएगा। अबो में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को ढके एकदम बिल्कुल ऊपर हो, ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन ओवर में ये जरूरी होता है। तो मैं साथ साथ में इनके लिख देता हूँ। हम कह सकते हैं ऊपर स्थित, है ना, एकदम ऊपर स्थित। और इसमें कहें तो ओवर, ठीक ऊपर, ठीक ऊपर, या पूर्ण रूप से ढकते हुए, ढकते हुए। और एक साइड हमारे सामने है अबो, अबो का मतलब है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। बिलो इसी प्रकार से बिलो हो जाएगा, नीचे की ओर। एक साइड आपका अंडर है, तो वही कवर करने वाला जो अंदाज है, उस अंदाज में किसी चीज के नीचे, किसी के नीचे, जैसे हम बोलते हैं, जैसे वृक्ष की छाया में। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, वृक्ष की छाया में, एटसेट्रा। और एक हम ले लेते हैं बेंथ। बेंथ का मतलब है ठीक नीचे, ठीक, हम ले लेते हैं ठीक नीचे, सटीक नीचे होना चाहिए बिल्कुल एकदम, जैसे कोई, जैसे बिल्कुल जमीन वगैरह उनके बिल्कुल सटीक नीचे। तो इस प्रकार से हमने इनको क्या कर लिया, बांट लिया है। ये चीजें अब मतलब ऊपर की ओर दिखा रही है, अब वो है, ऑन है, ओवर है, ये ऊपर की ओर रहेंगे। और नीचे की ओर बात करेंगे हम तो डाउन, देखो आप, बेंथ है, अंडर है और बिलो है। अब इनका कई परिप्रेक्ष्य में हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपका बैग का उदाहरण रखा कि बैग इज ऑन द टेबल, बैग कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल है वो टेबल के ऊपर है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे एक काइट है, उड़ रही है, काइट is flown away above the sky। अब आसमान में पतंग उड़ रही है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ उड़ रही है, लेकिन दाएं बाएं भी हो सकती है, ठीक ऊपर होना उसका कोई जरूरी नहीं है। वो पतंग है, बस उड़ रही है, इतना पता है, वो आसमान में है।
इतना हमने यहाँ से बोल दिया। द काइट इज फ्लोन अवे अबोव द स्काई, की पतंग है वो उड़ती जा रही है आसमान में। तो ठीक ऊपर होना बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम बॉल के बारे में बोल रहे हैं, बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल कहाँ है, टेबल के ऊपर है। इसी प्रकार से हम चलते हैं और बात करते हैं हम आगे ओवर की। तो ओवर का क्या होता है, ठीक ऊपर होना होता है। जैसे मैं बोल दूं स्प्रेड दिस क्लॉथ, दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, ये जो कपड़ा है ना, ये क्या कीजिए, इस टेबल के ऊपर आप बिछा दीजिए, स्मूथ कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ओवर, क्योंकि कपड़ा क्या करेगा, टेबल को ढक लेगा, उसको अपने अंतर्गत बिल्कुल ले लेगा। तो हम बोलेंगे स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल। इसी प्रकार से हम और अर्थों के अंदर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हम कहें एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, एरोप्लेन है वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से उड़ती हुई जा रही है, बिल्कुल सर को, मतलब एक पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि आसमान में ढक रही है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, ओवर लगाया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा इनका प्रयोग किया जा सकता है। इन प्रीपोजिशन के अंदर ये डिफरेंस रहता है। हम जरूरी नहीं है कि इनको सभी का एक के साथ लगा लें, इनके अंदर माइनर माइनर है, वो सूक्ष्म अंतर है, वो देखने को मिलता है। अबोव अलग चीज है, ओवर अलग है, ऑन बिल्कुल अलग है। तो ये हमने इसके साथ में देखा। इसी प्रकार से हम अंडर वाला ये कर सकते हैं। हमने हमेशा ये कैप्सेलर वाली स्टोरी के अंदर पढ़ा है। जैसे कैप्सेलर चलो, कैप्सेलर इज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, कैप सेलर जो है वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कैप सेलर है वो एक पेड़ की छांव में सोया हुआ है। पेड़ के नीचे होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जड़ खोद के नीचे घुसा है और फिर सोया हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका अंडर का प्रयोग जब होगा तो इसका मतलब है कि वो छाए के अंतर्गत है। इसी प्रकार से हम चलते हैं कि छाव ने उसको ढक रखा है, ये भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। और जब हम बेंत का बोलेंगे ना, तो बेंत हो जाएगा जैसे ही ही he is digging uh, he is digging earth to search hidden treasure, कि वो क्या कर रहा है, वो अर्थ को खोद रहा है, अर्थ की खुदाई कर रहा है। क्यों खुदाई कर रहा है, क्या करने के लिए खुदाई कर रहा है, हिडन ट्रेजर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या हुआ कि वो खुदाई कैसे कर रहा है भाई, तो बेंथ से करेगा। ही इज डिगिंग अर्थ फ्रॉम बेंथ, या बेंथ कह सकते हो आप, बेंथ यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको बेंथ। ही इज डिगिंग अर्थ बेंथ टू सर्च हिडन ट्रेजर, वो जो छुपा हुआ खजाना है उसको खोजने के लिए क्या कर रहा है, धरती को खोद रहा है बिल्कुल स्टिक नीचे से। जैसे बेंथ ट्री जो भी हम कहें, पेड़ के नीचे से जो भी कहीं से हम कह लें, तो बिल्कुल बेंथ का प्रयोग वहां पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो जो इसके बाद हमने देखा बिलो, बिलो का अर्थ है वो ठीक वैसे ही वैसे जैसे अबो है, ठीक है ना। तो वैसे ही बिलो का अर्थ हो जाएगा। इनका और भी अर्थ होता है, कई बार हम अजप्शन करते हैं, किसी का अनुमान लगाते हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है सामने से, तो एक अनुमान लगाता हुआ कहता है ही ही में ही में बिलो 30, कि वो क्या है, वो 30 से लगभग नीचे है भाई, 30 से ऊपर का नहीं है। कई बार हम अनुमान लगाते हुए बोल देते हैं कि वो 40 से ऊपर का है, वो 30 से ऊपर का है। इस प्रकार से जब हम अनुमान लगाते हैं तो बिलो का प्रयोग है वो किया जा सकता है, अबो का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इनका सीनियरिटी दिखाने के लिए या जूनियर दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे राहुल राहुल इज above above me
इन इन रैंक, राउंड रैंक में मेरे से क्या है, ऊपर है। तो हमने क्या कर दिया, ये सिंग एक अपने से ऊपर को दिखाने के लिए हमने क्या क्या यूज कर दिया, वो यूज कर दिया। तो ऐसे भी इनका यूज किया जा सकता है। अंडर का भी हमने देखा है कि अंडर का प्रयोग भी ऐसे किया जाता है। हालांकि इनके अंदर एक मैंने बता दिया ये अंतर होता है। जैसे ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग अंडर अंडर माई गाइडेंस, कि वो मेरी देख रेख में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, अंडर लगाया। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग है वो किया जा सकता है। एज ए सब्सिट्यूट भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठीक रहता है जब इस डायग्राम की मदद लेते हुए हम इनका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। अब जैसे आगे हम जैसे अप और डाउन है, आपको आपको पता है ये ऊपर ऊपर होता है और जो डाउन है वो नीचे होता है। तो इनको तो बताने की कोई ज्यादा मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, ये तो सीधा साधारण सा है, ठीक ऊपर ठीक नीचे, बिल्कुल अप डाउन की बात हम करते हैं। अप डाउन का मतलब वैसे भी ले लेते हैं कि उतार चढ़ाव की बात करते हैं, तो वहां पर भी अप डाउन के माध्यम से किया जाता है। मैं साथ में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अपनी प्रीपोजिशन है, जैसे एक होती है फ्रॉम, फ्रॉम, और एक होता है टू। इनका प्रयोग जो है, अब हम आगे बात करते हैं फ्रॉम और टू की। तो फ्रॉम कोई चीज के आरंभ बिंदु को दिखाता है और टू है वो डेस्टिनेशन को दिखाता है, कि कोई चीज है वो कहां से कहां जा रही है। उसके लिए फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है। जैसे ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू हिसार, हिसार, कि वो यात्रा कर रहा है। कहाँ से यात्रा कर रहा है, फ्रॉम दिल्ली टू हिसार, दिल्ली से हिसार तक। तो हमने दिल्ली उसका आरंभ बिंदु डाल दिया है और आगे डाल दिया है हिसार, तो ये डेस्टिनेशन को दिखा रहा है हिसार, और दिल्ली है उसका आरंभिक बिंदु हो गया। तो फ्रॉम और टू से हमें इसका दिखा सकते हैं। और फ्रॉम के प्रयोग वैसे तो बहुत सारे और भी होते हैं। और इनके अलावा हम बात करते हैं सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर जो आपकी प्रीपोजिशन है, कहीं ना कहीं ये टाइम के लिए डिनोटेड शब्द होते हैं। जैसे टाइम की हम बात करें तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें बात करते हैं फॉर की। टेंसेस के अंदर हम ये बात सीखते हैं, जानते हैं कि जैसे ही इज, सॉरी इज नहीं लगाएंगे, हैज बीन, ही हैज बीन बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है, सिंस सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से ही क्या कर रहा है भाई, मेहनत कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप देखो कि मॉर्निंग को क्या माना जाता है, एक फिक्स टाइम है, ये फिक्स टाइम है, या हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम है, बात है एक ही है। तो हमने इसके अंदर क्या लगाया, इसके अंदर आप देख रहे हो कि हमने सिंस फील किया है। तो ये दिखाता है कि जब फिक्स टाइम की बात आती है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है, तो अब उसके अंदर सिंस लगाया जाता है, सिंस का प्रयोग होता है। इसके अंदर विभिन्न बातें हम कर सकते हैं, 9 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये सब हम बोलते हैं, तो वो फिक्स टाइम होता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कोई भी हम टाइम की, जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, तो ये सारा का सारा जो है आपका क्या रहेगा, इस फिक्स टाइम रहेगा। फिक्स टाइम के अंदर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जब से फोर प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाएगा किसके लिए, जो पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे दे हैव बीन, दे हैव बीन बीन वर्किंग वर्किंग इन दिस प्लांट, इन दिस प्लांट, प्लांट, वो इस प्लांट में काम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। ये दिखाता है कि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम की। जब हमने बोला फॉर 4 ईयर्स, तो 4 साल की बात, एक 4 साल क्या हो गई, एक अवधि हो गई। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, ये अनिश्चित समय की ओर इशारा करता है, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं फॉर प्रीपोजिशन। तो आपने देखा कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे वाक्यों के अंदर किया जाता है। वैसे हम कई सारी अन्य प्रकार की जो प्रीपोजिशन है उनका भी यूज करते हैं, जैसे बिकॉज है, जैसे आपका एज है, उनका भी प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग है किसी वाक्य की शुरुआत में किया जा सकता है,
और बिकॉज का प्रयोग हमेशा वाक्य के मध्य में करना चाहिए सेंटेंस के। यही ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो लगभग हम अपने जो प्रीपोजिशन है वो इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है उनका जिक्र मैं आपके साथ में कर चुका हूँ। जब हम जैसे एग्री विद होता है और एग्री जो टू होता है, एग्री विद है वो किसी पर्सन के साथ आपकी सहमति को दिखाता है, जबकि एग्री टू है वो आपको नॉन पर्सन वाली जो बात होती है उनके साथ सहमति में आपको प्रेजेंट करता है। तो वहां पर इस प्रकार से इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ निश्चित या फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है, जैसे अफ्रेड ऑफ होती है। बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशन है जिनका जिक्र मेरे का डिस्कशन करना है वो एक काफ़ी जो है लंबा और उबाऊ सिस्टम हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना टॉपिक है यहीं तक सीमित रहे। आप इन निश्चित प्रीपोजिशन की आप ध्यान दें और अच्छे तरह से इनको रीड करें। आशा करता हूँ कि आपके लिए मददगार रहेगा। थैंक यू।